नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली में गौ तस्करी की बड़ी खबर सामने आई है, जहां गौ तस्करी करने वाली टीम के एक कसाई को सलोन पुलिस ने जौनपुर जनपद से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से जिले के सलोन थाना क्षेत्र में गौवंशों से भरे ट्रकों की बरामदगी हुई है, जिसमें जौनपुर जनपद के ट्रक व कसाईयों के नाम का खुलासा कई बार हो चुका है। बीते दिनों सलोन कोतवाली क्षेत्र के कोडरी गांव में तमंचे का डर दिखाकर गौवंशों को ट्रक में लाद रहे कसाईयों को ग्रामीणों ने दौड़ाया था। मौके पर ट्रक बरामद हुआ, जिसमें 7 गौवंश बरामद हुए थे, जिन्हें सलोन पुलिस ने गौशाला में करवा दिया। वहीं एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने जौनपुर जनपद के खुटहन थाना क्षेत्र स्थित पटेला गांव से शाह मोहम्मद उर्फ सल्लन को धर दबोचा और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। प्रदेश के विभिन्न थानों में पहले से आधा दर्जन से अधिक गौवध अधिनियम के मुकदमे दर्ज हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। थाना सलोन के ग्राम कोडरी में पूर्व कुछ दिन पहले कुछ गौवंशों को ट्रक के माध्यम से बाहर ले जाने की सूचना थाना हाजा पर प्राप्त हुई थी। तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सलोन द्वारा मौके पर टीम गई थी, जिसमें कुछ गौवंशों को और ट्रक को बरामद किया गया था। गौवंशों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गौशाला में छुड़वा दिया गया था और थाना पर ट्रक को लाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ में थाना हाजा पर गौवध का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जो ट्रक बरामद हुआ था उसके नंबर के आधार पर इसके गाड़ी मालिक का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें श्रीमान कमांडर महोदय के निर्देशानुसार टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा दबिश देने के बाद ट्रक मालिक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ की गई, जिसमें पाया गया कि इसमें 2 अभी और व्यक्ति हैं। उसके अलावा क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की गई, जिसमें पाया गया कि इसके खिलाफ 8 से 10 मुकदमे पूर्व में भी गंभीर धाराओं में गौवध से संबंधित पंजीकृत हैं। व्यक्ति को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड भेजा जा रहा है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि जहां मेला रामनगरिया के सांस्कृतिक पंडाल में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन गंगा प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण गोष्ठी का जिला अधिकारी ने शुभारंभ किया। वहीं गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता आपातकाल लोकतंत्र सेनानी समिति के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज किशोर मिश्र एडवोकेट ने की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी वे महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने सत्य, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठाए। आप सभी ने उस समय का सामना किया और जब लोकतंत्र खतरे में था, लेकिन अपने संघर्ष और बलिदान से इसे पुनः स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। संघर्षों की वजह से आज हमारा संविधान और लोकतंत्र सशक्त रूप से कायम है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली ही नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी का प्रतीक है और प्रशासन का कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे। हमें लोकतंत्र सेनानियों के संघर्षों से प्रेरणा लेकर देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक ब्रिज किशोर मिश्र एडवोकेट ने कहा कि 25 जून 1975 को आजाद भारत एक बार फिर आंतरिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गया था। आपातकाल के कालखंड को याद करते हुए उन्होंने कहा कि तानाशाही सरकार ने ना अपील, ना वकील, ना दलील के सिद्धांत पर आपातकाल का विरोध करने वाले समस्त राजनेताओं, विद्यार्थियों को जेल की कोठरियों में डाल दिया था और अनेकों प्रकार की अमानवीय यातनाएं देकर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। किंतु 7 तालों के भीतर कुंभकर्णी नींद सोई सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके लोकतंत्र रक्षक हटे नहीं, डिगे नहीं, डटे रहे। गंगा में होने वाले प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जाने वाले औद्योगिक कचरा प्रदूषण के मुख्य कारण है, जिन पर रोक लगाना अत्यंत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन 1109 गंभीर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान की है, उन पर सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि भारत में अनादिकाल से ही गंगा जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी रही है। माँ गंगा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता की प्रतीक रही हैं। गंगा जी की अविरल और निर्मल सतत धारा के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती।
मां गंगा की स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। फलस्वरूप गंगा जल की शुद्धता में दिनों दिन सुधार हो रहा है। कार्यक्रम में कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। कि सरकारी प्रयास से नहीं, हम लोगों के प्रयास से भी गंगा शुद्ध होगी। हम लोगों ने प्रबोधन का कार्य पूरा किया। अब गंगा में गंदा नाला गिर रहा, बताओ कौन व्यक्ति जाकर के उसको रोकेगा? गंगा में सीवरेज पानी जब आ रहा है सीवरेज का, उसे कौन रोकेगा? उसे सरकार ही रोक सकती है और सरकार को प्रयास पूर्वक रोकना चाहिए और सरकार उस पर रोकने का प्रयास भी कर रही है। हम लोग अपने क्षण क्षण के लिए सरकार का सहयोग करें, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करें। गंगा फिर उसी तरीके से निर्मल होकर के रहेंगी जैसे भागीरथ यहाँ पर आए थे, उसी तरह से गंगा मां शुद्ध रहेंगी और वही हम लोगों के लिए लोकतंत्र सेनानी। मैं उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था। जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन चल रहा था और बहुत उसमें सक्रियता से भाग ले रहा था। मेरा गांव यही बगल में ही, जैसे ही फरुखाबाद समाप्त होता है, कन्नौज जनपद में आता है ग्राम महोई, और उस ग्राम महोई में अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम से रहे। मेरे परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम, मेरे पिताजी उस समय स्वतंत्रता से थे। कांग्रेस की सभाओं में कि साइमन एक बिलौटा आया, भेंट रहा, ऐसी है मक्कार नहीं रखनी जालिम सरकार, जलियांवाले बाग को देखो, निर्दोषों पर गोली चलाकर मारे कई हजार, ऐसी है बर्तार नहीं रखनी जालिम सरकार। राज्यपाल 10 वर्ष का बाद पुलिस CID बन गई हालत, लाहौर में डाला मार, ऐसी है गद्दार नहीं रखनी जालिम सरकार। वो गीत गाते थे, उनको पकड़ करके बंद किया गया। हमारे खेत बाड़ी जो कुछ था वो कुछ किया गया। तो वो ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गाँव था। मेरे गांव से GT रोड 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, जिसे दरा लोग आप लोग समझते हो, जिसमें धूली भरी होती है, उस दरा में जीप चल नहीं सकती, गाड़ी चल नहीं सकती। रात के करीब 9 बजे के करीब जब मैं BBC का समाचार सुनकर अपने चबूतरे पर टहल रहा था, पीछे से एक सैंडो बनियान पहने, खाकी पेट पहने एक दरोगा रहे। मैंने पीछे देखा तो पूरी पुलिस की पुलिस। अब हुआ ये कि मेरा एक जतिया, देखिए इसमें कहने में कोई बुराई नहीं, मेरा एक जतिया ब्राह्मणों का गाँव, और सभी लोग जो है गाँव के लोग इकट्ठे हुए। जैसे उनको पता चला, उन्होंने कहा जाने नहीं देंगे, इनको आप कैसे ले जाएंगे, आप प्राइवेट ड्रेस में, आपके पास वो नहीं। तो वो लोग मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक नौली गांव है, जानते होंगे, उस नौली गांव में उन्होंने बाण खड़े किए थे और वहां तक वो लोग मेरे साथ गए और मैं एक गीत गाते हुए गया। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेगी बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई शक्ति वो जो हमसे टकराई है। जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। मेरे गाँव के लोग, मेरे बुजुर्ग गौरवान्वित थे क्या वास्तव में क्रांति यहाँ पर आप इस गांव की धैर्य पर दस्तक दी, और वो सभी लोग मेरे गीत को दोहराते थे। अपने ढंग से निभाने वाले गंगा गंगे योजनानां सदैरवि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। मान्यता है कि दूर से भी मां गंगा का स्मरण समर्पण भाव से किया जाए तो उसके भी मुक्ति और सुष्टा के बाद प्रसन्न हो जाते हैं, और देहांतर के बाद वो भगवान विष्णु लोक में जाता है। यह बात गंगा को मां मानने और मां के प्रति समर्पण के लिए
मां के समतुल्य कोई होता नहीं है किसी भी अवसर पर। मां हमेशा चतुर्थी लालन पालन करती है। वैसे ही गंगा मां हमारी सभ्यता को, संस्कृति को और उस सभ्यता और संस्कृति को परिपुष्ट करने के चतुर्दिक कृषिगत और पर्यावरणगत चीजों को संरक्षण पोषण देती रही है। इसलिए माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए या तो उसमें जो भी हैं और उनके इस प्रयास को वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार और गति दे रही है। लेकिन जैसा बिहार प्रशासन जी ने कहा कि केवल सरकार कभी गंगा को शुद्ध नहीं कर सकती, जबकि हम सब जो भी गंगा में जा रहे हैं, गंगा का सेवन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं, सब उसका पवित्रता के भाव को जब रखेंगे गंगा मां शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। और ये भाव जब समर्पित रूप से समर्पित की जाएगी तो कोई भी सरकार या शासन उस भावना के विरुद्ध नहीं हो सकती है और उसके लिए उसे जो भी करना है करेगी। तो अभी अच्छा अवसर है, केंद्र और राज्य दोनों लगातार लगे हैं। स्वयं भी जानने का प्रयास किया कि यहाँ गंगा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई व्यवस्थित काम अभी बचा तो नहीं है, तो हमें कुछ जगह बनाया गया है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि जो भी चीजें बची हुई है जो सरकार के हिस्से की है, इन्हीं कारणों से छूटा है बजट के अभाव में या उस विजन के अभाव में, जब उसे हम पूरा करेंगे। और आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपसे तो प्रेरणा लेना है। प्रेरणा लेकर यथायोग्य सहयोग करके अपने को प्राप्त करना है, क्योंकि आपको कुछ बताना नहीं है, आपने जाना है, समझा है, जिया है और हम सबको इस सुरक्षित राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जीने और कुछ बेहतर करने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए आपको बताना कुछ नहीं है, आपसे प्रेरणा लेना है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि जितने हमारे लोकतंत्र से जुड़े हुए लोग हैं या उनका परिवार है, कभी भी उसको किसी भी तरह की परेशानी हो, हम हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। हमारी पूरी टीम तैयार रहेगी, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आप तो मरना अगर पड़े तो मर जाए हम किसी से देश के लिए, पर छूटे लगन नदी से प्रसन्न होने चाहे बन जाए हम भिखारी से, पर मुसीबत भी आ जाए केवल सारी हिम्मत कभी न हारे, बुझे नमन हमारा छूटे स्वदेश की ही सेवा में कर हमारा। इस भाव को आपने जिया है और इस भाव से जो जिया है वो हमेशा उस व्यवस्था में प्रणम्य रहेगा, अनुकरणीय रहेगा। तो सब अनुकरणीय है और उनके मार्ग को और प्रशस्त करने में जो भी आपके अनुभव। अगली खबर यूपी के वाराणसी से है। आपको बता दें कि जहां काशी में पलट प्रवाह के चलते भारी जाम लगा, इसी को लेकर डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया। गोदौलिया चौराहे पर पुलिस के जवानों को दिशा निर्देश देते हुए डीसीपी काशी ने अपील की है और कहा है कि श्रद्धालुओं को हर सुविधा मुहैया होगी। किसी भी श्रद्धालु को कोई भी असुविधा हो तो इसके लिए नजदीकी पुलिस हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। जहां महाकुंभ से 10 लाख श्रद्धालु काशी पहुंचे, वहीं भीड़ देख डीएम कमिश्नर ने मोर्चा संभाला और मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी नजर आई। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि जहां माघ मेला रामनगरिया में आचार्य के साथ हुई मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया है। जूना अखाड़ा के अध्यक्ष सत्यगिरी सहित 31 लोगों पर आचार्य प्रदीप नारायण के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज है। तो वहीं आचार्य प्रदीप नारायण के भाई राजीव शुक्ला ने महंत सत्यगिरी पर मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए सूचना दी। जूना अखाड़ा के अध्यक्ष सत्यगिरी बैठे भूख हड़ताल पर बोले
कि सनातन धर्म साधु सन्यासियों की सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक भूखे ही रहेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। न्याय न मिलने पर मेले में प्राण त्याग देंगे। वहीं आचार्य प्रदीप नारायण के साथ हुई मारपीट में मुकदमा दर्ज न होने पर महंत ईश्वर दास के नेतृत्व में कई हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी किया। महंत ईश्वर दास ने कहा कि अगर आचार्य प्रदीप के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। महंत ईश्वर दास ने हिंदू संगठनों के साथ प्रशासनिक कार्यालय में बैठक कर पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। माघ मेला क्षेत्र में आचार्य प्रदीप नारायण के साथ महंत सत्यगिरी और उनके साथियों ने मारपीट की थी। महंत सत्यगिरी मेला क्षेत्र में बने प्रशासनिक कार्यालय के बाहर साधु संतों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं लोकतंत्र सेनानी के कार्यक्रम में पहुंचे जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को महंत सत्यगिरी ने ज्ञापन सौंपा। सत्यगिरी बोले कि उनके साथी महंत सागर पुरी के साथ मारपीट हुई है, आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महंत सत्यगिरी ने आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल शुरू करने की अपील की है और बोले कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो। आज ये मीटिंग संत समाज की हमारे बड़े ही सीधे साधे आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ल, जिनके ऊपर जानलेवा हमला कुछ गुंडों ने किया और जिसको लगभग 48 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यही विषय यदि किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर हमला हुआ होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर चिन्हित करके मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि मुकदमा नहीं होता है तो उसके लिए फिर संत समाज किसी न किसी हद तक जो है अपना आंदोलन जो करने के लिए बाध्य होगा। महंत सत्यगिरी है, वो अमरा अनशन बैठे हुए अंकित तिवारी और विमलेश मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल में हैं। अच्छा, उल्टा चोर कुतबाल उठाते, वो ऐसा यदि नहीं करेंगे तो कैसे भय व्याप्त करा पाएंगे समाज में कि किस प्रकार से उन्होंने ये घटना की है, उनके ऊपर कहीं मुकदमा न हो जाए, इसलिए वो बैठे हैं। क्या वजह है जो आप लोग अमरा अनशन में बैठे हैं? अरुण अनशन भूख और मरण के सब अनशन तो इसलिए बैठे गए हैं कि सनातन धर्म में साधु संतों का सम्मान किया जाता है। तुम्हारे जिला फर्रुखाबाद में इस तरीक़ा से साधु संतों का अपमान फेसबुक पर सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध भाषा से टिप्पणी की गई है और अपने को हिंदू राष्ट्रवादी कहलाते हैं और कहते हैं हम संगठन हिंदू चलाते हैं। हिंदू संगठन का वो मतलब बताएं पहले कि हिंदू संगठन क्या होता है जी, क्योंकि मैं भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से बहुत पहले से, जब मैं साधु नहीं बना था तभी से जुड़ा हुआ हूँ। एक ही विद्यालय मैंने चलाए। उसके बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जब गोली चली थी, कार सेवा में मैं भी गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश, भगवान की कृपा समझो, कुछ भी समझो, आपके समझ, लेकिन ये संगठन अपने के लिए हिंदू संगठन कहते हैं और संत समाज का ऐसी अशोभनीय भाषा का उपयोग करके यानी संत समाज को जूना खाड़े को धूमिल किया गया है। जब तक इन लोगों पर जिन लोगों ने ये टिप्पणियाँ की हैं, वो एक कमलेश मिश्रा हैं, विमलेश मिश्रा और एक अंकित तिवारी, इन दोनों ने तो हद सीमा ही पार कर दी है। ये अपने को समझते क्या है, आगे ये कौन है, क्या है? जब तक इनके ऊपर इसमें राजनीति हो रही है और राजनीति हो रही है, कुछ भी हो रही है, हमें कुछ नहीं। हम 1 महीना के लिए कलबबाज करने आते हैं, हम यहाँ खिलाने आते हैं, हम लेने की आशा से नहीं आते हैं। यहाँ से ट्राली भर गल्ला ले जाए भर के या राशन ले जाए, हम उस रिक्शा से नहीं आते हैं। हमारे यहाँ 6-7 आदमियों का प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम भोजन बनता है और खिलाया जाता है और सभी देख रहे भी होंगे और पत्रकार महोदय भी जानते हैं इस बात को, प्रशासन भी जानता है इस बात के लिए कि महाराज सतगिरी सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा करते, किसी के उसके लिए नहीं कर रहे हैं। आप भूख हड़ताल कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक इन दोनों दोषियों पर कठोर से कठोर जितनी धाराओं के तहत
जो साधु संतों के लिए ऐसी अशोभनीय भाषा लिखी है, जब तक इन पर कानूनी कार्रवाई सहित मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तब तक ये भूख हड़ताल जारी है। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से है। आपको बता दें कि बिहार से गाजीपुर पहुंचे हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने कचहरी स्थित पत्रकार भवन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ में हमने संकल्प लिया है, भारत के 1 लाख गांव और शहर की गलियों में मंगलवार व शनिवार को हर सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली चुनाव पर कहा कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। अयोध्या तो विजय की नगरी है। बिहार से गाजीपुर पहुंचे हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया कचहरी स्थित पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी चारों संगठनों ने इस बार तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में सेवा का बहुत बड़ा यज्ञ चलाया है। यह यज्ञ में प्रतिदिन 1.5-2 लाख लोगों को 15 से 17 जगह पर भंडारों से खिलाना और हर रोज 8,000 लोगों की रहने की निःशुल्क व्यवस्था। निःशुल्क रहने की व्यवस्था में हमने 200 टेंट लगाए हैं जहां परिवार रुकेगा। बाकी हमारे पास डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। हम 1 लाख कंबल लेकर कुंभ में गए हैं, ठंड में रक्षण के लिए मदद कर रहे हैं। पूरे कुंभ में हमारा प्रयास 1 से 1.25 करोड़ लोगों को खिलाना, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को चाय पिलाना और कंबल बैंक का 1 लाख कंबल बार बार उपयोग करके 150 रुपया देकर कंबल देना, कंबल वापस जाते समय लेकर 150 रुपया वापस देना, तो 1 लाख कंबल से लगभग 40 लाख लोगों को ठंड में रक्षण। और हमारे पास हर रोज की 8,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है। उनमें अब तक 1.25 लाख के करीबन लोग ठहर चुके। मेरा अंदाज है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारी व्यवस्था में ठहरेंगे। जगह जगह पर हमने मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की है। हमारे जगह जगह पर फ्री मेडिकल कैंप सड़कों पर चल रहे हैं। वह कैंप में लगभग 2-1 लाख लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ देने का काम डॉक्टरों के द्वारा चल रहा है और महाशिवरात्रि तक यह व्यवस्था चलेगी। जो हिंदू बंधुओं को आना है, सबका स्वागत है। अब बात करेंगे कानपुर की। आपको बता दें कि जहां देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए आम लोगों को मिठाई बांटी और कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। दिल्ली में बहुत दिनों से एक ठग और जिसने पूरी एक आंदोलन जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें से बहुत सारे युवाओं ने 2012 से 14 के बीच में उसके साथ अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने पूरी दिशा, उन्होंने कहा कि हम राजनीति में आएंगे और दिशा बदलने के साथ पूरी उनकी दिशा शराब की तरफ चली गई, उनकी दिशा जो है भ्रष्टाचार की तरफ चली गई और दिल्ली को उन्होंने नर्क कर दिया। आज जो जीत हुई है ये निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 27 साल बाद सुषमा स्वराज जी के बाद जो वहां पर सत्ता में आई है, निश्चित रूप से दिल्ली का बहुत ही कायाकल्प होगा और दिल्ली के विकास के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय वहां की जनता ने लिया। अभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ताओं ने यहाँ दीप सिनेमा चौराहे पर मिठाई बांटकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया है और निश्चित रूप से युवाओं के लिए, जैसे दिल्ली सबका सपना होता है जाने का, बच्चों का भी बता रहे थे कि तो वहां पर जैसे एक के साथ एक बोतल फ्री देने का किया था, इससे सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हुआ था। एक अच्छे अध्यापक थे, मैं भी चूंकि अध्यापक रहा हूँ, पूजा साहब के बारे में जैसे था तो वो अति उत्साही होकर जैसे गए, लेकिन उन्होंने गलत जगह पकड़ी और दिल्ली की जनता इनके शासन को पूरी तरीके से नकार चुकी थी, इनके झूठ फरेब को समझ चुकी थी और उसका जाना निश्चित था। पूरी की पूरी सरकार जेल में थी, फिर भी ये बेशर्मी से सरकार में बने हुए थे, तो वहाँ की जनता समझ गई थी और उन्होंने उसका जवाब दिया।
अगली खबर मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बीजेपी की जीत पर मिठाई वितरण कर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के चलते मथुरा में भी आतिशबाजी हुई, जहां अलग अलग जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों ने मिठाइयां बांटी। देश की राजधानी को भारतीय जनता पार्टी की विशेष जरूरत थी। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कितने सालों से वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बसे हुए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी का कोई एक्शन नहीं था, कोई पलायन नहीं था। और वो छोटे छोटे जो प्रलोभन थे उनमें फंसा रखे थे कि बिजली फ्री, पानी फ्री। देश की राजधानी है, वहां आर्थिक स्थिति सबकी मजबूत है। छोटे छोटे प्रलोभनों को लेके उन लोगों ने ये निर्णय नहीं लिया और एक अच्छा निर्णय, पढ़ी लिखी जनता ने ये जागरूक होने का परिचय दिया है और राष्ट्र हित में वोट किया है और अच्छा परिचय दिया है। और मैं वहां के पढ़े लिखे पूरे नागरिकों को बधाई देना चाहती हूँ कि राष्ट्र हित में उन्होंने वोट किया, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत कराई है। दिल्ली प्रदेश भाजपा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सभी सनातन हिंदुओं ने भाजपा पर विश्वास किया है और भाजपा को वोट दिया है। जो झूठे, मक्कार और घोटालेबाज केजरीवाल को जनता ने नकार दिया है। आज सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं। यहाँ पर ब्रजवासियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की है। आने वाले समय में जो दिल्ली में केजरीवाल ने जिसको नरक बना दिया था, पूर्ण विकास होगा, सड़कें बनेंगी, यमुना जी की सफाई होगी और जो भी कार्य बकाया हैं वो सब कार्य पूरे होंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरा जाएगा। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। आपको बता दें कि चंदौली में पांडेपुर स्थित मेघा बाबा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हो गई। वहीं पूर्व में भी इस अस्पताल में घटना घट चुकी है और सीएमओ नहीं कोई कार्रवाई करते हैं। बता दें कि चंदौली जिले के बबूरी थाना स्थित पांडेपुर स्थित मेघा हॉस्पिटल में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां ऑपरेशन के बाद 24 वर्षीय निशा की मौत हो गई। निशा बौरी बिन पूर्वा गांव की रहने वाली थी। मृतका की परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन में लापरवाही बरती और बिना परिजनों के सहमति के ऑपरेशन किया। घटना के बाद डॉक्टर और नर्स अस्पताल से फरार हो गए, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। मेरा घर हॉस्पिटल से 400 मीटर दूरी पर है। जब से वो हॉस्पिटल चल रहा तब से वहाँ आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर उसके पेट को इतना दबाया जाता है और छोटा ऑपरेशन का दबाव बनाया जाता है। मेरे रियर केस में जो छोटा ऑपरेशन है उसमें उनकी नसें कटती हैं और वो कोई डॉक्टर मेघा बाबा हॉस्पिटल पांडेपुर में के नाम से उसका जो संचालक है डॉक्टर रीमा देवी हैं, जिनके पति का नाम संजय है, संजय पुत्र सुमेर हैं। ये वहीं के अस्थायी निवासी बन चुके हैं। वो हमेशा छोटा ऑपरेशन के नाम पर जब चीरा लगाती हैं, चूंकि डॉक्टर वो है नहीं, कोई पढ़े लिखे डॉक्टर है, कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, तो उस तरीके से चीरे में कोई ना कोई नस कटती है जिसको रुई लगा करके बाद में ब्लड को रोकने का प्रयास किया जाता है और वो बार बार ब्लड बंद होता नहीं। इससे पहले सुन लीजिए, इससे पहले 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। एक सोनी पत्नी श्रवण इसी तरीके से मरी, पचोखर की रहने वाली थी। उसी तरीके से क्या नाम था उसका, और बुधवार की एक लड़की थी, वो भी उसी तरीके से मरी। अभी अगर उस हॉस्पिटल का ठीक से जांच कर ले प्रशासन तो एक व्यक्ति को उन्होंने 2-3 यूनिट लगातार ब्लड चढ़ा दिया था, जिससे उसकी किडनी फेल हो गई या कोई और अंग डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरीके से उस हॉस्पिटल में खास करके गरीब लोग जाते हैं पैसा बचाने के चक्कर में, या सरकारी हॉस्पिटल दूर पड़ता है नहीं जा पाते। इस वजह से समझ लीजिए उस हॉस्पिटल में लगातार मौतें हो रही हैं, जिसका जिम्मेदार यहाँ का सीएमओ और यहाँ का जिला प्रशासन है, जो बार बार मामला प्रकाश में आता है, अखबार में आता है, मीडिया में आता है, लेकिन लेन देन कर करके यहाँ का सीएमओ और यहाँ का जिला प्रशासन उस मामले को कहीं न कहीं लाभार्थी को, प्रार्थी को या जो पीड़ित है उसको 40-50 हजार 1 लाख दे करके उस मामले को दबा दिया जाता है। मामले में आप क्या चाहते हैं? इस मामले में हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले तो सीएमओ उसको जेल भेजे, दोनों पति पत्नी को, और उसके हॉस्पिटल पर आजीवन के लिए ताला लगाया जाए। अब बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद के कुंदरकी में अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई गर्भवती की बिना डिग्रीधारी महिला ने डिलीवरी कराई, जहां पहले नवजात और फिर महिला की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा शुरू होते ही बिना डिग्री चिकित्सक की भूमिका निभा रही महिला भाग गई, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल सील कर दिया है।
घटना कुंदर की नगर के मोहल्ला नूरुल्ला में स्थित अल शिफा अस्पताल की है, जहां गली मोहल्लों में झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं। झोला छाप की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। हंगामे के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। 10:30 बजे मेरे घर वाले के पेट में दर्द था, डिलीवरी का। आज सुबह? हाँ नहीं, रात। मैं ड्यूटी पे था, फ़ोन करा मेरे घर वाले, मैं ड्यूटी पे से आया। फिर मेरी जहाँ से डॉक्टर ने दवाई चल रही थी राहाना के पास, वहाँ पर मैं लेके गया। पहले भी कुछ कम से कम 6-7 महीने से मैं दवाई खातू आ रहा हूँ उनकी। मैं फिर भी मैं उन्होंने मुझसे कहता मैं डिलीवरी तुम्हारी मैं करूँगी। मैं उनके पास लेके पहुँचा, 1.5-2 घंटे उनके पास रिया मैं। अभी आज सुबह ही हमें ये सूचना प्राप्त हुई है, उसमें हमने जो मरीज़ है उसके परिजनों से बात करी है, उनसे हमारी दूरभाष पे बात हुई है, उन्होंने इस खबर की पुष्टि करी है। इसके लिए हम लोग अभी तुरंत ही अस्पताल के ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसको सील करके तहरीर हम SHO साहब को यहाँ से प्राप्त करवा देंगे। जो डॉक्टर है वो कोई झोला छाप कोई डिग्री धारक डॉक्टर? जी, जो डॉक्टर है उनके बारे में भी हमने अभी पता किया है। उनकी BYNS की डिग्री है उनके पास, जो कि नेचुरोपैथी है, योग्य की आती है। अभी तक जो प्रथम हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसमें ये बताया गया है। क्या कार्रवाई? वो पर्याप्त नहीं है तो उनके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई करके उनका अस्पताल को सील किया जाएगा और उनके खिलाफ FIR हम लोग आज ही प्रस्तुत करेंगे SHO साहब के। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि राजस्व वसूली के लिए कैंप लगाने गई विद्युत टीम पर हमला कर दिया गया और ग्राम दुर्जनपुर में ग्रामीणों ने विद्युत टीम को दौड़ा कर पीटा, जहां आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण पर विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गंगापार क्षेत्र के सलेमपुर उपकेंद्र के अंतर्गत ग्राम दुर्जनपुर आता है, वहीं कोतवाली फतेहगढ़ लगती है, जहां विद्युत विभाग की टीम बकाया राजस्व वसूलने हेतु कैंप लगाने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों से विवाद हो गया और इसके बाद ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। मारपीट में 3 लाइनमैन घायल हुए हैं। मामले की सूचना मिलने पर SDO राजीपुर सुजीत कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मी एकजुट होकर कोतवाली पहुंचे। कोतवाली फतेहगढ़ में मामले में 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ सूचना दी गई है। वहीं ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने, पत्थरबाजी करने, कंप्यूटर आदि क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया। मामले में देर रात पुलिस ने 3 घायल लाइनमैनों का जिला अस्पताल लोहिया में मेडिकल कराया। वहीं मामले में पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। आज सलेमपुर उपकेंद्र के अंतर्गत एक गांव है दुर्जनपुरवा, वहाँ पे कैंप लगाया गया था राजस्व वसूली के लिए। उसमें हमारे सलेमपुर के सारे टीम गए हुए थे। और टीम में कितने लोग थे? लगभग 12 लोग रहे होंगे, 12-13 लोग। और TG2 वहाँ के प्रभारी मतलब उस कैंप को हैंडल कर रहे थे। उसी बीच में बकायेदारों से कहा गया बिजली का बिल जमा करने के लिए, वो लोग नहीं किए तो उस पर लाइनमैन को पोल पर चढ़ाया गया केबल काटने के लिए कि ये जमा नहीं करे तो इसका केबल काट दो। उसके बाद गांव के लोगों ने उसको नीचे से ही धमकी दिया कि जिसकी लाइन काट रहे थे वो कौन लोग थे, उनके क्या क्या नाम थे, कुछ कितना बकाया था? सब गांव में एक भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका बिल बकाया ना हो। लगभग उस गांव में 150 कनेक्शन है और 30 लाख से ऊपर बकाया है पूरे गांव का। तो जिस घर से विवाद हुआ उसका कितना बकाया था? उस घर का कनेक्शन ही नहीं है, वो चोरी बिना कनेक्शन के लाइट चला रहा था वो। अच्छा, बगैर कनेक्शन के लाइट चला रहा था। तो उस गांव के एक नीरज यादव पुत्र रामवरण, प्रियांशु पुत्र पप्पू, हिमांशु पुत्र पप्पू, लल्ला बाबू पुत्र रामनाथ, JP पुत्र हरिनाथ, राजू पुत्र अज्ञात, सोनू पुत्र लंकुश, मोहित पुत्र सुखराम, इन व्यक्तियों के द्वारा हमारे लाइन स्टाफ के साथ मारपीट की गई। और जो कैंप के लिए हमारा सिस्टम लगा हुआ था, प्रिंटर और लैपटॉप, वो भी तोड़ने की कोशिश की गई। अच्छा, चोट कितने लोगों को आई है स्टाफ में? 3 लोगों को तो गहरी चोट लगी है, उन पे ईंटें पत्थर सब कुछ चले हैं। बाकी और लोगों के साथ हाथापाई हुई है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। आपको बता दें कि सहीजना ग्राम सभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नजर आ रही है। बता दें कि सहीजना ग्राम सभा में सरकारी योजनाओं के तहत जमकर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आवास, शौचालय, सड़क निर्माण कार्य व हैंडपंप रिबोर के तहत घोटाला हुआ। वहीं ग्राम प्रधान व सचिव के मिली भगत से ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। तो वहीं DM ने शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की।
भ्रष्टाचार के तहत लाखों रुपए का ग्राम सभा सहीजन में घोटाला हुआ है। सहीजना ग्राम सभा में सिर्फ कागजों पर ही विकास कार्य हुआ, जहां सीएम के निर्देश पर ग्राम प्रधान व सचिव खरा नहीं उतर रहे हैं। और यह हरदोई के विकास खंड 52 की ग्राम सभा सहीजना का मामला बताया जा रहा है। प्रधान गीता देवी, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया और रिबोर का 17 लाख रुपया निकाल लिया और तालाब जो है जेसीबी से बनवाया। गांव में नाली खंडड़ा वगैरह, नाली आरसीसी है पूरा गांव, और नाली सब टूटी पड़ी है, कोई विकास नहीं किया। और नाली ऐसे ही दिखाकर पैसा निकाल लिया। रामविलास के मकान थे लगा के, सरमन के मकान तक का ऐसे ही पैसा निकाल लिया। प्रधान ने, हमारा नाम उदयवीर सिंह है, प्रधान का नाम गीता देवी, और उन्होंने कोई कार्य नहीं किया एक पैसा का, और पैसा सब फर्जी निकाला गया। नाली का पैसा फर्जी निकाला गया, रिबोर का पैसा फर्जी निकाला गया, और ये जो है तालाब का भी फर्जी पैसा निकाला गया। और ये बना है क्या कूड़ादान का पैसा तिरछा बना है और मानक से कम बना है। अब बात करेंगे यूपी के सीतापुर की। आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में अवैध कब्जों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, जहां एसडीएम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां तबोर गेट के विश्व गेट तक अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। एसडीएम आकांक्षा गौतम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं पूर्व में दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था कि खुद से अतिक्रमण हटा ले, जिसके बाद अतिक्रमण ना हटाए जाने के कारण प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की, जिसके संबंध में एसडीएम ने जानकारी दी। लहरपुर नगर पालिका क्षेत्र में तंबोर गेट से बिस्वा गेट तक पूरा का पूरा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सारे अतिक्रमण हटाए गए हैं। जो भी नाली पे या उसके आगे बढ़ा करके लोगों ने बनाए हुए थे, तो उसको पहले तो हम लोगों ने नोटिस दी, कई बार बताया गया। उसके बाद भी जो लोग नहीं माने हैं उनका प्यार से अच्छे से हटा दिया गया है। कोई बड़ा नुकसान या कोई भी जनहानि, कोई पशुहानि, किसी चीज़ की कोई हानि नहीं आई है और सारा काम अच्छे से और शांतिपूर्वक किया गया। इससे पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन लोगों के द्वारा फिर अतिक्रमण कर दिया जाता है, इसकी क्या? जी, इसमें हम लोगों ने अभी एक बंजर की भूमि थी यहीं बिस्वा गेट के पास, उस पर हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाया था, लेकिन दोबारा से लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया है। उसके लिए हम लोगों ने भी आगे सोल्यूशन निकाला है। वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है और उसकी भी फाइल आगे बढ़ा दी गई है। जल्द ही हम लोग वेंडिंग जोन बना करके लोगों को वहाँ पे विस्थापित करेंगे और सभी शॉपकीपर्स और जितने वेंडर्स हैं उनको वहाँ पे विस्थापित किया जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बार बार नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमण को नहीं हटा रहे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको अलग से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और जिनके खिलाफ अभी जिन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना रखा है उनको भी हम लोग अलग से नोटिस दे करके उसको भी गिरवाएंगे, हटवाएंगे। अगली खबर हरदोई से है। आपको बता दें कि हरदोई में अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई है। वहीं मंदिर से राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने ठाकुर द्वारा मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर से मूर्ति चोरी होने से ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गर्रा नदी का पुल जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ सहित कई थानों की पुलिस पहुंची। पुलिस के समझाने के बावजूद भी चक्का जाम नहीं खोला गया। आक्रोशित ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और सांडी कोतवाली के बरोलिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। यहाँ मंदिर में चोरी हुई है। 3 मूर्तियाँ थी, राम लक्ष्मण सीता की। लमसम में इन मूर्तियों की कीमत 7-8 करोड़ रुपए कीमत थी। 70-75 किलो कीमत थी। काय की थी मूर्ति? की मूर्ति थी। पुलिस प्रशासन आया है? पुलिस प्रशासन आया सर, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ये जाम हमारे मंदिर में मूर्ति चोरी हो गई। अष्ट धातु की थी। कितनी बड़ी मूर्ति थी? मूर्ति का वजन, एक मूर्ति का वजन 30 किलो था। 3 मूर्ति हैं, राम सीता लक्ष्मण, अष्ट धातु की। इसके अंदर हीरे भरे थे और आज रात चोरी हो गई। पुलिस प्रशासन आया है, ये मांग है कि हमारी मांग पूरी करी जाए, हमारे रात वापस लाए जाएं। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार पलट गई। वही दुर्घटना में सेना के जवान की मौत हो गई, जहां कोतवाली फतेहगढ़ के दुर्गा कॉलोनी निवासी अभिषेक अपने साथियों के साथ कार से जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना होने के बाद मृतक के साथी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला यह कोतवाली फतेहगढ़ के रखा रेलवे क्रॉसिंग के निकट की बताई जा रही है। अब बात करेंगे बदायूं की। आपको बता दें कि यूपी के बदायूं में राइफल की बट से युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया।
बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र में घंटा घर पर दबंगों ने तांडव किया। राइफल से युवक की जमकर सरेआम पिटाई की गई। वहीं रोड पर निकल रहे लोग तमाशा देख रहे थे और दबंगों के चेहरे पर शहर पुलिस का खौफ भी नजर नहीं आया। तो वहीं जमीन से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि बिजनौर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह घटना अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के चोहड़वाला गांव की है, जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कुछ संदिग्ध बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। उसके पास से अवैध हथियार और चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरफ्तार बदमाश कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में भी जुटी हुई है। मुठभेड़ के बाद चोरी किए गए कई सामान भी बरामद हुए हैं। आज दिनांक 7/2/2025 को थाना अफजलगढ़ की पुलिस चौहड़वाला नहर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सामने से आई, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया। मोटरसाइकिल रोकने के बाद उसने तुरंत पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे उसके बाएं पैर पर गोली लगी है। घायलावस्था में उसको हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम तालिब सन रईस अहमद निवासी कचनाल गाजी कॉलोनी थाना कांसीपुर बताया। इसके कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अन्य पूछताछ के दौरान इसने ये भी बताया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल लेता है और उसको बेचने का काम करता है। इसने इसकी निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल को जो चोरी की है उसे भी बरामद किया गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई पर लेते हैं। अगली खबर यूपी के लखीमपुर से है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हत्या व डकैती की घटना का गोला पुलिस व स्वाट टीम द्वारा सफल अनावरण किया गया। बता दें कि जहां सरकार व पुलिस प्रशासन हत्या, डकैती व लूट जैसे संगीन घटनाओं की रोकथाम के लिए पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है, वहीं हत्या, लूट और डकैती में संलिप्त बदमाशों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी नेपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान में कार्रवाई की गई। 25 जनवरी 2025 को गोला में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ई रिक्शा मालिक को ले जाकर के बदमाशों ने लूट करके हत्या कर दी थी। तो उस घटना का अनावरण हो गया। तो उसमें मेन मुलजिम जो अभियुक्त था दिनेश, वो वांटेड था। आज पुलिस उसकी तलाश में थी। तभी आज सूचना प्राप्त हुई कि वो अली रोड पर खड़ा है। तो पुलिस SHO में फोर्स के रवाना हुई। पुलिस को जैसे उसके पास पहुँचे, बदमाश ने गिरता हुआ देख करके पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। अब बदमाश को वास्ते इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है और उसका अपराधी से जानकारी की जा रही है। और ये भी बता दें कि इस अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित था पहले से ही। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा में 200 रुपए के लिए दूध विक्रेता की हत्या कर शव फांसी के फंदे से लटकाने का मामला सामने आया है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि मथुरा थाना मांट क्षेत्र के अंतर्गत गांव सिरेला में एक युवक का शव प्लॉट में पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने शव पेड़ से नहीं उतारने दिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में काफी देर तक तकरार होती रही। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और तब जाकर पुलिस शव को कब्जे में ले पाई। फिलहाल पुलिस की मामले की आगे की जांच जारी है। आज मॉर्निंग में थाना मार्ट के गांव सिरेला में एक व्यक्ति जिनका नाम वासुदेव सन ऑफ सोहन लाल है, इनकी उम्र करीब 32 वर्ष है, इनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। सूचना मिलने पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी प्लस पैनल के द्वारा कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद की है। आपको बता दें कि थाना शिकोहाबाद में शातिर लुटेरे अभियुक्त राजकुमार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक अपाचे मोटरसाइकिल व चोरी के 10,600 रुपए बरामद किए गए। घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। और बताया और ये थाना जैतपुर
जनपद आगरा का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक 315 बोर तमंचा और खोखा कारतूस यहाँ बरामद हुआ मौके से। आरंभिक पूछताछ में पता चला है कि 18 दिसंबर को थाना शिकोहाबाद पर एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति जो बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के लाए थे, उनकी बाइक से वो 1 लाख रुपए गायब हो गए थे। उस क्रम में पुलिस लगातार उसमें प्रयासरत थी। ये बदमाश और इसका एक अन्य साथी जो मौके से यहाँ से फरार हो गया है, जिसका नाम संजय वर्मन है और जो इटावा का रहने वाला है, इन दोनों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था। अभी इनसे और सघन पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्होंने कौन सी घटनाएं की हैं, क्या इनका आपराधिक इतिहास। अगली खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि जहां बीजेपी सरकार में धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती के बीच धामपुर में एक युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि मामला धामपुर कस्बे के नई सराय मोहल्ले का है, जहां पीड़ित युवक मुकुल का प्रेम संबंध शाइमा नाम की युवती से था। तो मुस्लिम युवती और उसके परिजनों ने मुकुल से शादी करने के लिए शर्त रखी थी, जिसमें हिंदू युवक को कलमा पढ़ाकर धर्म बदलवाने का दबाव बनाया गया। उसके बाद युवती के परिजनों ने मदरसा दरसगाह आफ्ताब यानी कि उलम में कलमा पढ़वाकर निकाह कराया। उधर पीड़ित हिंदू युवक के पिता जसवंत सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि 8 फरवरी 2025 को शाइमा, उसकी मां रुखसाना और पिता शाहिद ने मुकुल को शादी का प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कर उसका नाम माहिर अंसारी रख दिया। इसके बाद पुराना धामपुर स्थित एक मदरसे में उसका निकाह करा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद धामपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौलाना कारी इरशाद, शाइमा, रुखसाना, शाहिद और गुफरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के परासिया विधानसभा क्षेत्र में अवैध कामों के खिलाफ आवाज उठाने पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गोलू सूर्यवंशी को धमकी दी गई। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिवपुरी रावणवाड़ा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कामों का विरोध किया। उनका कहना है कि यहां अवैध कोयले की तस्करी की जा रही है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन को कदम उठानी चाहिए। जब संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई तो राजा कुरैशी नाम के एक व्यक्ति ने गोलू सूर्यवंशी के भाई को उनके घर जाकर धमकाया और फिर गोलू सूर्यवंशी को फोन कर हाथ पैर काटने और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अवैध गतिविधियों पर रोका जाए और धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वीएचपी का कहना है कि अगर प्रशासन ने इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। कल की घटना एक मुस्लिम राजा कुरैशी के द्वारा अवैध कोयला तस्करी की जा रही थी, जिसके विषय में मैंने थाने में पहले भी पूर्व में सूचना दिया था। तो उसको लेकर वह मेरे से विवाद कर रहा था। विवाद करने के पश्चात हम थाना शिवपुरी पहुंचे। शिवपुरी थाना में टीआई साहब से अवगत कराया। टीआई साहब ने उसे समझाइश देकर पहुंचा दिया। उसने कल रात्रि में मेरा निवास दीघावानी स्थान में हमारे छोटे भाई मुकेश सूर्यवंशी और मेरे दोनों भतीजों को यह धमकी दिया कि तेरा भाई बहुत बड़ा बजरंग दल का गुंडा है, वो अगर यहाँ आएगा तो मैं उसका पैर हाथ काट दूंगा। और वह अवैध कोयले का काम, अवैध जुआ, सट्टा, दारू का काम करता है उसके जीजा के द्वारा, उसके द्वारा। और इस क्षेत्र में अवैध कोयला, रेत, जुआ, सट्टा तेजी से चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और पुलिस प्रशासन से यह निवेदन करता हूं कि शिवपुरी थाना के अंतर्गत जितने भी अवैध काम चल रहे हैं उस काम पे अंकुश लगाया जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे जिले में उग्र आंदोलन करेगा। जय श्री। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। आपको बता दें कि ग्वालियर नगर निगम के नए आयुक्त संग प्रिय ने पदभार संभालने के बाद से ही शहर की सफाई व्यवस्था सहित सड़कों की हकीकत जानने के लिए हर रोज सुबह शहर का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था सहित खराब सड़कों को सुधारने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों सहित कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया है। और साथ ही नगर निगम ग्वालियर के नए आयुक्त ने सुदर्शन से बात की और बताया कि ग्वालियर पूर्व स्मार्ट सिटी कार्यालय सहित महाराज बाड़ा का निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को शहर की स्वच्छता में लगाए गए वाहन सुबह 6 बजे अपने निर्धारित रूट पर निकल जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खराब पड़े वाहनों को ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए।
किया गया है कि जो सभी हमारी गाड़ियां हैं स्वच्छता के लिए वो सभी समय पर 6 बजे निकल जाएं। इनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से, ताकि समय पर निकलें और कहीं भी ट्रांसफ़र स्टेशन पर बहुत देर तक न खड़ी रहें। सभी जो उनके निर्धारित रूट हैं उनमें वो सारे रूट कवर किए। तो ये आज निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारी गाड़ियां ख़राब पड़ी हैं उनको तत्काल सही करवाया जाए। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी का जो कमांड सेंटर है वहाँ भ्रमण किया गया, वहाँ इन गाड़ियों की कैसे मॉनिटरिंग की जाती है उसके संबंध में निर्देशित किया गया कि जो भी गाड़ियाँ निर्धारित रूट पर नहीं जा रही हैं, वायलेट कर रही हैं, उनको निर्देशित कर उनके वरिष्ठों को बताकर कड़ी कार्रवाई कराई जाए। स्वच्छता को लेकर के किस तरीके से आप ग्वालियर शहर को किस तरीके स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छ बनाना क्या क्या किस तरीके से? स्वच्छता को लेके पूरे जो एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो कराया जा रहा है, जिसमें मूल भूमिका तो जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी है। तो उनके सारे नीचे तक के हमारे जो सफाई मित्र हैं उनको एक प्रशिक्षण और उनको जागरूक किया गया है कि वो नियमित उपस्थित हों, अपने जो बीट है उनके सभी घरों को कवर करें, सभी गलियों को कवर करें। अपने जो उसका भी ध्यान रखें कि सुरक्षा के साथ वो मास्क पहनकर जो उनकी किट है वो पहनकर कार्य करें, और कोई भी सड़क के किनारे गंदगी हो या मुख्य गलियों में कहीं भी कचरा नहीं दिखे। साथ में सभी नागरिकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो लोग अपने घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की। आपको बता दें कि जहां पुलिस उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह के द्वारा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार इंद्रजीत सिंह बाकलवार के द्वारा लंबित संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की धरपकड़ एवं इनामी बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए समस्त सीएसपी, एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसी कड़ी में नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर विवेक गुप्ता के द्वारा अपने अनुभाग के सभी थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर पुलिस थाना सागौर पुलिस ने कार चोरी व जेवरात चोरी 2 बड़ी वारदात का खुलासा किया। साथ ही फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सागौर पुलिस द्वारा 2 अलग-अलग घटनाओं का खुलासा किया जा रहा है, जिसमें एक दिनांक 15/11/2024 को ग्राम खंडवा में संतोष राय के घर पे एक स्विफ्ट कार एवं सोने के जेवरात चोरी हुए थे, जिसके पतासाजी हेतु संदीप निवासी अकोलिया एवं सरवन निवासी जामोदी को एवं एक अपचारी को गिरफ्तार किया गया, जिससे हमने चोरी गई स्विफ्ट कार क्रमांक MP09 DJ 7096 को जब्त किया गया है एवं अन्य आरोपी की तलाश जारी है। इसी कड़ी में एक 2019 का 34-2 का अपराधी है जो 5 साल से फरार था इनामी, उसको भी अब बात करेंगे असम की। आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी व सिलकालय परिवार डिब्रूगढ़ द्वारा शिव जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ व शिव ध्वजारोहण किया गया। आपको बता दें कि आगामी शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान एवं शिव संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिलकालय परिवार डिब्रूगढ़ व प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित शिव संध्या में शिव भक्तों ने आध्यात्मिक ज्ञान लाभित किए। बता दें कि शिव की महिमा पर आधारित भजन कीर्तन की विशेष प्रस्तुति काफी मनोग्राही थी। कार्यक्रम की शुरुआत आमंत्रित अतिथि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़ सेंटर की संचालिका बहन विनीता, विधान भाई मनोहर लाल वर्मा, महावीर प्रसाद पाटोदी का असमिया पारंपरिक का प्रतीक गमछा से स्वागत व मंचासीन किया गया। आमंत्रित अतिथियों के स्वागत के पश्चात दीप प्रज्वलन, शिव ध्वजारोहण किया गया। विधि झंझारी, सीमा पाटोदी, ज्योति मलाकर द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़ सेंटर की संचालिका बहन विनीता के द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य का व्याख्यान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण आमंत्रित भजन गायक कलाकार रिया
बरुआ द्वारा भजन प्रस्तुति में उपस्थित शिव भक्तगण झूम उठे। कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ की उदयमान भजन गायिका दीप्ति खंडेलवाल ने भी बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। मालूम हो कि कार्यक्रम में शिव व शिवरात्रि पर आधारित एक बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी में उपस्थित शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिव जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ शिव संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया गया। सभी को शिवरात्रि की आगामी शुभकामनाएं। आज हम सिलकाले परिवार और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से आज से ही शिवरात्रि का शुभारंभ किए हैं और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़ शाखा ने इस बार निर्णय लिया है कि वे शिवरात्रि का जो उत्सव है वे घर घर उत्सव मनाएंगे और आज से ही शिवरात्रि का उत्सव आज हम मनाए हैं और सबसे पहले हमारे परिवार सिलकाले में इसका शुभारंभ हुआ है। तो मैं प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे घर से बाबा शिव की शुरुआत की है। अभी 26 फरवरी को शिवरात्रि है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक महीना पहले से ही शिवरात्रि के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि परमात्मा का संदेश सभी को पहुँचे, सभी बच्चे आत्माएं अपने पिता परमात्मा से मिलन मनाएं। तो इस बार का हमारा जो प्रोग्राम है वो घर घर में करने का है। जो भी हमारे मेंबर्स हमारे सेंटर पे आते हैं तो उनके घरों में उनके रिश्तेदारों को, उनके जान पहचान वालों को, उनके आस पड़ोस वालों को इसके विषय में बताना कि कैसे शिव परमात्मा को हम याद करते हैं और उनसे शक्तियाँ मिलती हैं और उस शक्तियों से हम अपने ग्रस्त जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, वो सारी बातें हम बताते हैं। क्योंकि शिवरात्रि मनाते तो हैं लोग ना, परंतु एक त्यौहार के रूप में एक दिन मना लिया और हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है ना कि शिव पिता हमसे कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो और बच्चों के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।